वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। यूपी टेट पेपर फर्स्ट से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक मॉडल पेपर जो कि आपके सामने आज लेके आए हुए हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संवर्ग गेने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है। गेने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा संवर्ग नहीं है। तो देखिए उनका जो अधिगम अनुक्रम था वो संप्रत्यय अधिगम, श्रृंखला अधिगम, प्रतीकात्मक सहचरी, ये जो है गेने के अधिगम अनुक्रम थे। लेकिन समस्या समाधान यह जो है गेने के अधिगम अनुक्रम में नहीं है। प्रश्न अगला कि मास्लो की मानव आवश्यकताओं की श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में है। तो सबसे मूलभूत वर्ग जो है मानव आवश्यकताओं की श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में क्या है, तो वह है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता मास्लो की मानव आवश्यकताओं की श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में है। प्रश्न अगला है कि व्यक्तित्व मापन से संबंधित टीएटी परीक्षण। टीएटी परीक्षण याद रखना है आपको कि व्यक्तित्व मापन से संबंधित टीएटी परीक्षण क्या है, तो वह स्थिति पेक्षी है। स्थिति पेक्षी है। आगे निम्न में से किस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। तो मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए कौन सी अवस्था होती है, वह किशोरा अवस्था होती है। किशोरा अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है। कौन सी ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायक सामग्री, तो वह किसमें उपयोगी है, तो वह जो है अंधे बालकों के लिए ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सामग्री उपयोगी है ना। आगे है अंधे बालक ऑप्टाकोन, याद रखना है आपको उसको। फिर है कि मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है। तो मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है, यह एक समायोजी व्यवहार है। मानसिक स्वास्थ्य समायोजी व्यवहार है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वह जो है 3 भागों में शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को विभाजित किया गया है। कितने भाग में, 3 भाग में। अगला प्रश्न है कि बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार। तो कल्पनाशील चिंतन का जो मुख्य आधार होता है वह क्या होता है, तो वह जो है बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। जो कल्पनाशील चिंतन है तो वह उसका मुख्य आधार क्या है, बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि बालकों के जैवीय अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई आवश्यक है, घटक यह जो है दंत वृद्धि भी आवश्यक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वाचन योग्यता भी आवश्यक है, लेकिन शारीरिक शक्ति को वह जो है आवश्यक नहीं मानता है। शारीरिक शक्ति को आवश्यक नहीं मानता है जैवीय अवस्था का वर्णन करते समय। आगे है कि निम्न में से एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो जब वह अनुशासन बनाए रखने के लिए उसके लिए क्या जरूरी है, किसको, एक शिक्षक के, है ना। तो वह जरूरी है कि बालकों के साथ विनम्र रहना। कैसे रहना, विनम्र रहना किंतु दृढ़ भी रहना। यानी कि जो है आप इतना ढिलवाई भी ना करें कि बच्चे आपके ऊपर बैठने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके ऊपर जो है आपके आदेशों का पालन ना करें, है ना, एकदम बिल्कुल मजाक की तरह ना हो जाए। और किंतु दृढ़ भी रहना, यानी कि वहां पर आप जो है विनम्र रहेंगे लेकिन टाइट भी रहेंगे कि भाई समय समय पर आप उसको बता सकते हैं, डांट सकते हैं, उनको अनुशासन में रख सकते हैं। अगला है कि बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय। बालकों में सामाजिक अनुशासन, कौन सा अनुशासन, सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या होगा। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना है। यानी कि एक बालक को आप जब इच्छा प्रदान करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि कैसे अच्छा बना जाए, तो वह उससे जो है यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा सामाजिक अनुशासन के लिए। अगला है कि पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो पावलोव किसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किए थे,
है ना। पाव लाओ, यानी कि पाव कौन खाएगा, कुत्ता खाएगा, तो ये कुत्ते के ऊपर प्रयोग किए थे पाव लाओ। अपना अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो वो रूप है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलाव ने अपने अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया, किस रूप में, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के रूप में। यहाँ कहा जा रहा है कि शैक्षिक निर्देशन का कार्य क्या है। जो शैक्षिक निर्देशन होता है वो किस लिए होता है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि छात्रों को अध्ययन की उचित विधियां बताना, यानी कि किस विधि के द्वारा अध्ययन किया जाए तो वह जो है आपके लिए सर्वोपरि होगा। तो इसका कार्य किसका है, यह कार्य है शैक्षिक निर्देशन का कार्य है कि अध्ययन की उचित विधियों को बताना। अगला कहा जा रहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। आप उत्तरोत्तर देखते ही समझ जाएंगे कि यह स्किनर, उत्तरोत्तर स्किनर, है ना। उत्तरोत्तर जब देखेंगे तो आप तुरंत लगाएंगे स्किनर, अभी तक नहीं याद था तो आप फिर से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना, कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो यह परिभाषा दिया गया है स्किनर के द्वारा, स्किनर उत्तरोत्तर। याद रहेगा आपको। कैसा लग रहा है यह वीडियो आपको, तो यह आप चैनल सब्सक्राइब करके बताएं कि हाँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर है 15वां। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए है ना। कहा जा रहा है कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर अनेक पुस्तकों का प्रयोग ना किया जाए, यहाँ पर अनेक पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाए, जबकि पठन पूर्व तैयारी किया जाए, छात्रों के अनुभव के संगठन का किया जाए, है ना, और वर्णमाला के ज्ञान का जो प्रयोग किया जाए। लेकिन अनेक पुस्तकों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्राथमिक विद्यालय है। अगला प्रयोग है कि शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु, शैक्षिक संबंधी योजनाओं के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। तो उपेक्षा करने योग्य यही है कि बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने की, बालकों की आवश्यकता पूर्ति करने की उपेक्षा की जानी चाहिए। अगला है कि पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है। आप जो है पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के एक शिक्षक हैं, तो उनमें आप समाजीकरण करने के रूप में जो खेलों के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या है, आप कैसे बताएंगे। तो वह ये है कि बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। क्या करता है, वह प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन को सीख लेता है। यह लाभ होता है किससे, खेलों के द्वारा। प्रश्न अगला है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है। तो यह जो कि थार्नडाइक ने जो है एक नियम दिया था, प्रभाव का नियम। क्या, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव पड़ता ही है, प्रभाव पड़ता है, तो क्रिया की सफलता से संतोष होता है, असफलता से असंतोष होता है। तो आप जितना ही ज्यादा क्रिया करेंगे, जैसे क्रिया करेंगे उसका प्रभाव पड़ता है। अगला है कि यहां कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसका है, किसके साथ है। जो प्रशिक्षण स्थानांतरण है वह किसके साथ है, तो एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में सीखने में उपयोग करना क्या होता है, प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो होता है, देखिए, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक शून्य स्थानांतरण होता है ना। तो प्रशिक्षण स्थानांतरण एक सकारात्मक, एक नकारात्मक और एक शून्य स्थानांतरण होता है। ठीक है। अगला देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, तो वह मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है ना। मानव कल्याण से जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अगला प्रश्न चलते हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि सीखने के उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो है थार्नडाइक, है ना। थार्नडाइक के जो द्वारा जो है निरंतरता, अभ्यास, है ना, तो प्रभाव, ये सब जो नियम हैं वो किससे हैं, थार्नडाइक के द्वारा। आगे कहा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाए जाने वाला वह सर्वोच्च कारक जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तो मित्र भावना साथ साथ खेलने की भावना होती है, साथ साथ खेलने की जो भावना है वो मित्र भावना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर कि स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि देखिए मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में वही संबंध है जो कि स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में संबंध है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा या फिर बाह्य प्रभाव से करता है तो ऐसे प्रेरणा। देखिए जब कोई मोटिवेट करे किसी बालक को, है ना, वह अपनी इच्छा को छोड़कर वह किसी और की इच्छा के द्वारा अपने कार्यों को करने लगे, है ना, या फिर प्रभावित हो जाए तो वह है नकारात्मक प्रेरणा। क्या? नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत यह आएगा, है ना। जब कैसे, फिर से एक बार ध्यान दें कि बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव से करता है तो ऐसी प्रेरणा होती है नकारात्मक प्रेरणा, है ना। यही नकारात्मक प्रेरणा है जब आप अपने स्वयं की इच्छा से नहीं करते हैं, दूसरों की इच्छा से कार्य को करते हैं। फिर यहां कहा जा रहा है कि आपकी कक्षा में एक बालक दूसरे के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, दूसरे बालक के साथ लड़ाई करता है और चोरी भी करता है, तो उसकी इस समस्या का उपचार आप निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं। देखिए वह लड़ाई भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, तो आप कौन सी विधि द्वारा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप मनोविश्लेषणवाद कर सकते हैं, मनोअभिनय द्वारा कर सकते हैं, खेल के चिकित्सा द्वारा कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप प्रशिक्षण विधि के द्वारा इनको नहीं सही कर सकते, है ना। इसका उपचार प्रशिक्षण विधि के द्वारा नहीं हो सकता है। अगला विधि है, अगला देखते हैं प्रश्न। यहां कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है? जो पिछड़े बालक हैं उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या क्या होगी? तो वो पिछड़े बालक चाहे शारीरिक रूप से अयोग्य हो, अधिगम की क्षमता कम होती है उनमें, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं। तो ये सभी जो है, ये सभी जितने भी हैं समस्याएं, यह जो है पिछड़े बालकों की समस्या है। प्रश्न अगला है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले कौन से बालक हैं? वो प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और ये सभी बालक जो है किसमें आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार, तो समायोजन प्रक्रिया का जो प्रमुख आधार है वो क्या है? वो है संतुलन। संतुलन ही समायोजन प्रक्रिया का प्रमुख आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह क्या करता है? अंतर्मुखी बालक वह जो है एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। अंतर्मुखी बालक कैसे होता है? एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय के विकास में सहायक है। तो विद्यालय के विकास में देखिए सकारात्मक सरकारी नीतियां सहायक है, ग्राम पंचायत का धनात्मक रुख और ग्राम के लोगों का सहयोग, ये सभी जो है विद्यालय के विकास में सहायक होते हैं। कैसे लगा वीडियो आपको? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।